Hello guys, welcome to the biology class. So this is Deepak Kapdi and let us start. So today we have to study about another process of central dogma, that is transcription. शुरू करते हैं. सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए. ठीक है, तो ये दैट आई मेंशन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रॉम डीएनए. और बेसिकली ये क्या है? ये सेंट्रल डोग्मा का स्टेप है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है. कहाँ से बेटा? डीएनए से आरएनए में. अब याद रखना, जैसे रेप्लिकेशन में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता था, ट्रांसक्रिप्शन में ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फॉर्म्ड. मतलब डीएनए का स्ट्रैंड खुलेगा और उसके किसी एक स्ट्रैंड से ही कॉम्प्लीमेंटरिटी के बेसिस पे एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा. अब क्वेश्चन उठता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट करते हैं, तो आरएनए में एक ही स्ट्रैंड क्यों बनता है, या फिर डीएनए का एक ही स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्यों होता है? क्यों? इसके पीछे दो लॉजिक हैं बेटा. अगर दोनों स्ट्रैंड को आप कॉपी कर देते हैं तो क्या होगा? अब देखो, बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. ठीक है, दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंटरिटी है. जैसे यहाँ आप अगर ये वाला स्ट्रैंड देखेंगे तो AAG फॉर एग्जाम्पल, और नीचे वाले स्ट्रैंड में TTC. तो जब इनसे दोनों स्ट्रैंड से अगर आरएनए बनेगा तो AAG से अलग स्ट्रैंड बनेगा और TTC से अलग स्ट्रैंड बनेगा. ठीक है, तो दोनों से जो अमाइनो एसिड्स भी बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे. मतलब बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इफ गेट ट्रांसक्राइब्ड, तो बोथ स्ट्रैंड ऑफ आरएनए विल फॉर्म टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, और इसकी वजह से जेनेटिक मशीनरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. इसीलिए एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है. दूसरा, अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन सकता है इससे, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर बन गया तो फिर इससे अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होना मुश्किल है. तो दैट इज द रीजन कि एक ही स्ट्रैंड डीएनए का कॉपी करके ट्रांसक्रिप्शन बनाता है. नाउ व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? सीधी सी बात है, जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो कुछ ऐसे रीजंस होंगे जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन में ORI से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो यहाँ पे भी ऐसा कोई सीक्वेंस होगा. तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट उसको रिप्रेजेंट करती है जो जिस यूनिट में आरएनए का सिंथेसिस होता है. तो अब यूनिट में क्या क्या आता है इसको देखते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक प्रोमोटर सीक्वेंस दिख रहा है, एक स्ट्रक्चरल जीन टर्म मेंशन है, टर्मिनेटर मेंशन है, और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड मेंशन है. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड तो वो स्ट्रैंड होता है बेटा जिसके कॉम्प्लीमेंटरी में नया सीक्वेंस बनेगा. तो यहाँ पे जो आपको ऊपर ब्लू कलर का सीक्वेंस दिख रहा है, इसी के कॉम्प्लीमेंटरी बेसिस पे नया आरएनए का चेन बनेगा. प्रोमोटर हाईली कंजर्व सीक्वेंस होते हैं बेटा. अब जैसे डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम चाहिए था डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज. तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता था? पहले डीएनए को स्कैन करता था और ORI को सर्च करता था. सिमिलरली प्रोमोटर वो सीक्वेंस है जिसको आरएनए पॉलीमरेज आइडेंटिफाई करेगा और इससे बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करेगा. तो प्रोमोटर जो है हाईली कंजर्व सीक्वेंस होता है. तो TAA सीक्वेंस पाए जाते हैं इसमें, इसीलिए इसको टाटा बॉक्स भी कहा जाता है. कहीं पे प्रिब्नो बॉक्स भी लिखा होगा. ओके, तो प्रोमोटर इज बेसिकली दैट रीजन टू विच RNA polymerase binds and will initiate the transcription process. Okay, then there is structural gene. तो structural gene basically involve those sequence of DNA which are getting transcribed. जिनसे RNA बनेगा, जिन सीक्वेंस से RNA बनेगा उन्हें structural gene कहते हैं. तीसरा होता है terminator. देखो, any process if it is happening has to stop sometime. तो जब RNA बन जाएगा, पूरा का पूरा DNA से RNA बन गया, तो कहीं पे तो ट्रांसक्रिप्शन भी रुकेगा. तो उसके लिए एक रीजन है जिसे कहते हैं टर्मिनेटर. टर्मिनेटर एक ऐसा अगेन हाईली कंजर्व सीक्वेंस है प्रोमोटर की तरह ही, और ये वो सीक्वेंस है जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा तो कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर में कि वो फर्दर आरएनए सिंथेसिस नहीं कर सकता. तो दैट इज द टर्मिनेटर रीजन. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात है विच आई वुड लाइक टू टेल यू. You all know that what is template strand. तो template strand हो गया आपका ये 3' to 5' वाला जो DNA है, template कह दिया. क्वेश्चन ये उठता है कि नीचे वाले स्ट्रैंड को कोडिंग क्यों कहते हैं? कोडिंग का तो मतलब होता है जिसमें जिससे इंफॉर्मेशन जा रही है, तो इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं?
दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अब आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई स्पीक ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, ये वो स्ट्रैंड है जिससे नया सीक्वेंस बनेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, तो ये 3 to 5 जो सीक्वेंस है, ATGC 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 करके सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लीमेंटरी जब RNA बनेगा, इस सीक्वेंस के अपोजिट जब RNA बनेगा तो एक ही जगह क्या आएगा बेटा, अब RNA में T तो आता नहीं है, RNA में क्या आता है, U आता है, और T की जगह क्या आएगा, A आएगा, G की जगह क्या आएगा, C, और C की जगह क्या आएगा, G। ये मैं आपको RNA की चेन बता रहा हूँ बेटा। RNA की चेन की यहाँ पोलैरिटी कितनी होगी, 5' और यहाँ कितनी होगी, 3'। अब आप फिर अगेन यही सीक्वेंस आएंगे, UACG 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 ऐसे करके। अब आप इस सीक्वेंस को और कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस को मैच कीजिए, तो आप देखेंगे कि T को छोड़ के बाकी सारे सीक्वेंस सेम है। Okay, so that's why this has been called as a coding strand. The coding strand does not participate in transcription process, but सीक्वेंस तो एग्जैक्ट वही जा रहा है आरएनए में जो कोडिंग स्ट्रैंड का होता है, तो इसी का सीक्वेंस आरएनए में जाता है। दैट्स व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, दिस इज डन प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर। अब देखिए ये ट्रांसक्रिप्शन से मैंने आपको फिर समझा दिया। अब याद रखना ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। जैसे इसमें ऊपर वाले चेन का आपका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फॉर एग्जांपल ये 3' to 5', इसके अगेंस्ट जो चेन आएगी वो 5' to 3' होगी। तो इसमें इसके अगेंस्ट जो चेन आएगी, नीचे वाले सीक्वेंस के अगेंस्ट जो चेन आएगी, वो आपके आरएनए की चेन को बनाएगा। ओके, पोलैरिटी हमेशा याद रखना, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज भी 5' to 3' डायरेक्शन में ही चेन को बना सकता है, इसीलिए हमेशा इसका सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगा। या आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है बेटा जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है, जैसे वहां डीएनए पॉलीमरेज करता था। सेकंड, ये डीएनए डिपेंडेंट है। तुम एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे कि इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब ये है कि आरएनए पॉलीमरेज को जब तक डीएनए का सीक्वेंस नहीं मिलेगा, जब तक ये सीक्वेंस नहीं मिल रहा है बेटा, यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस, तब तक वो इसके कॉम्प्लीमेंटरीली नया चेन नहीं सिंथेसिस कर सकता। ओके, हालांकि इसको डीएनए की तरह प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर इसको न्यूक्लियोटाइड जोड़ने भी है तो भी तो इसको डीएनए चाहिए ना, जिसके कॉम्प्लीमेंटरीली ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। दैट्स व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड एज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और इसका जो काम करने का डायरेक्शन है 5' to 3' है बेटा। ओके, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये मैकेनिज्म की जगह रॉ मटेरियल ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें 3-4 चीज़ें चाहिए। पहला है डीएनए हेलिकेज, दूसरा है एक एंजाइम डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे सेकंड लिखा है, अभी इसको डोंट कंसिडर दिस, विल डिस्कस दैट। और तीसरा लिखा है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, तो आपको DATP DGTP DCTP DTTP चाहिए। प्लस इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं करी है बेटा, इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जब तक आपको डीएनए का स्टैंड ही नहीं मिलेगा, किसके अगेंस्ट आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। अब आते हैं जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स बेटा, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। मैं आपको इसी डायग्राम से पूरा समझा देता हूँ। तो इसमें क्या है, इनिशिएशन का मतलब होता है कि इनिशिएशन में क्या इन्वॉल्व होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोमोटर बाय द सिग्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए नॉट, ये गलत मेंशन है, आरएनए पॉलीमरेज होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए को स्कैन करेगा और स्कैन करके प्रोमोटर सीक्वेंस से बधेगा। तो इसी आरएनए पॉलीमरेज में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको सिग्मा फैक्टर कहते हैं बेटा। तो इस प्रोटीन के पास क्षमता है कि ये प्रोमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकता है, ये याद रखना। तो सिग्मा है तो ही प्रोमोटर आइडेंटिफाई होगा। तो जैसे ही प्रोमोटर आइडेंटिफाई होगा तो डीएनए ये हेलिकेज क्या करेगा, जहां पे आइडेंटिफाई होगा, जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया बेटा, देखो ये स्कैन कर रहा है, यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया, तो हेलिकेज क्या करेगा, इनके डीएनए के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा। ओके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। ऑलराइट, और फिर यहीं से शुरुआत होगी किसकी बेटा, ये एक बार ये स्ट्रैंड खुल गया तो इनके बेसिस में कॉम्प्लीमेंटरीली देखो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए की चेन बनाता जाएगा। सेकंड प्रोसेस इज इलोंगेशन। तो इलोंगेशन इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ आरएनए चेन। मतलब अब एक बार बाइंड कर गया तो हेलिकेज आगे से खोलता हुआ जाएगा सीक्वेंस को और आरएनए पॉलीमरेज चेन को ऐड करता जाएगा। द थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन।
तो अगेन टर्मिनेशन का मतलब होता है कि टर्मिनेटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे प्रोमोटर को आइडेंटिफाई करने के लिए सिग्मा था बेटा, वैसे ही टर्मिनेटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए रो फैक्टर होता है आरएनए पॉलीमरेज में। तो जैसे ही रो टर्मिनेटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो चेन वो बना रहा था वो और नहीं बनेगी और कट होके सेपरेट हो जाएगी। सो दैट इज द जनरल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है। वी से दैट द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, बट चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, उनमें ये 3 आरएनए तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे बेटा। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं इनको बहुत खाली जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रहा हूँ। तो एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और मैसेंजर का मतलब होता है खबरी, जो एक जगह से इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करता है। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में जो बन रहा है ना ये आरएनए, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एमआरएनए होता है। और सिंपल भाषा में कहूँ तो एमआरएनए वो आरएनए होता है बेटा जिससे आगे चल के प्रोटीन बनेगा। मतलब एमआरएनए इज दैट आरएनए जिसके सीक्वेंसेस को चेक करके, जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया था आपको, फॉर एग्जाम्पल ये आरएनए बन गया। अब इसी आरएनए के सीक्वेंसेस के बेसिस पे क्या बनेगा, अमाइनो एसिड्स बनेंगे, और आपको पता है कि अमाइनो एसिड की चेन क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। तो बेसिकली दिस इज द एमआरएनए, तभी मैसेंजर कहा क्योंकि ये मैसेज को ले जाने का काम कर रहा है। देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ आरएनए कॉल्ड एज टीआरएनए, इसको ट्रांसफर कहते हैं। तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए का काम है जो राइबोसोम बनाएगा बेटा, और टीआरएनए का काम ट्रांसलेशन में देखा जाता है। तो विल स्टडी बोथ ऑफ दीज आरएनए इन डिटेल्स इन ट्रांसलेशन। यूकैरियोट्स में भी ये 3 आरएनए तो होंगे ही, एम आर और टी आरएनए, बट अदर देन दीज आरएनए यूकैरियोट्स में 2 और आरएनए पाए जाते हैं जिसको एसएन आरएनए और माइक्रो आरएनए कहते हैं। तो एसएन आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, ये स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग क्या होता है। माइक्रो आरएनए जीन साइलेंसिंग, मतलब किसी जीन के एक्सप्रेशन को अगर आप चाहते हैं कि कोई जीन प्रोटीन ना बनाए, तो माइक्रो आरएनए नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो उन जीन को क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, मतलब किसी प्रकार से उनसे प्रोटीन नहीं बनने देंगे। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए इन यूकैरियोट्स। देन अब कुछ बातों का ध्यान देना है बेटा। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, और ये आरएनए पॉलीमरेज तीनों आरएनए को बनाता है। मतलब इसी आरएनए पॉलीमरेज से एमआरएनए बनेगा, इसी से टीआरएनए बनेगा, और इसी से आरआरएनए बनेगा। और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स का मतलब है प्रोकैरियोट्स में जो आपको जीन्स मिलेंगे, जो हमने यहाँ टर्मिनेटर का सीक्वेंस, जो हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल दिस डायग्राम, तो उसमें आपको ये जितने जीन मिलेंगे ये सारे के सारे जीन प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है बेटा। आई विल कम टू दिस टॉपिक। सो वेयर वर वी? ओके, प्रोकैरियोट्स कंटेन ओनली स्ट्रक्चरल जीन्स, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स का एक नाम होता है बेटा, इन्हें कहते हैं एक्सॉन्स। दीज आर कॉल्ड एज एक्सॉन्स। तो यहाँ पे आपको क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे जीन्स मिलेंगे जो प्रोटीन को कोड करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज एक्सॉन्स। अभी इसको भी समझते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है बेटा, यूकैरियोट्स में देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। अब आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम है कि वो आरआरएनए को सिंथेसाइज करेगा। सेकंड का काम है कि वो हेट्रोजीनस आरएनए बनाता है, इसी से आगे चल के एमआरएनए बनता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम है कि वो टीआरएनए, एमआईआरएनए और एसएनआरएनए को सिंथेसिस करता है। अब जो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनता है उसको स्टार्टिंग में हेट्रोजीनस आरएनए कहा जाता है, दैट इज एचएनआरएनए। अब इसको समझते हैं। प्रोकैरियोट्स में तो मैंने कहा कि जितना भी ट्रांसक्रिप्शन होगा आरएनए का, वो पूरा का पूरा आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। पर यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता बेटा। तो यूकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है, जैसे ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एमआरएनए लिखा है बट ये सही स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज एचएनआरएनए। इसको हेट्रोजीनस आरएनए कहते हैं। हेट्रोजीनस इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों है। तो इफ यू सी हियर एक्सॉन एंड इंट्रॉन, तो इसका मतलब है इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं बेटा। नॉन कोडिंग का मतलब होता है जो प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं करते हैं। तो सपोज अगर मैं ये एमआरएनए की चेन दिखाता हूँ, तो इसमें जगह जगह क्या होते हैं बेटा, सपोज करो यहाँ पे एक्सॉन है। एक्सॉन वो भाग है या वो जीन है जो आगे चल के प्रोटीन बनाएगा, और इसके बगल में इंट्रॉन आ गया। ओके, फिर ये दूसरा एक्सॉन है,
फिर ये तीसरा एक्सॉन है, और यहाँ पे लास्टली एक और इंट्रॉन है, और फाइनली एक और एक्सॉन है। ठीक है, तो ये ऐसा टाइप का आपका आरएनए बनता है यूकेरियोट्स में। मतलब जो आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन से, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ कोडिंग सीक्वेंस एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ऑलराइट, तो अब इस नॉन कोडिंग सीक्वेंस को रिमूव करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सपोज करो यहाँ पे आपको एक्सॉन दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। सपोज करो ये मिलके कोई एक प्रोटीन बना रहा है, जैसे हमारे हेयर में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मैंने कह दिया केराटिन, यू ऑल नो दैट। तो मैंने कहा कि ये पांचों सीक्वेंस मिलके केराटिन प्रोटीन को बना रहे हैं। बट सपोज करो अगर बेटा ये बीच के इंट्रॉन्स हटेंगे ही नहीं, तो क्या ये प्रोटीन बना पाएंगे? नहीं। इसकी वजह से तो डेफिशिएंसी होगी बॉडी में। तो हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है यूकेरियोट्स में, जिसे कहते हैं स्प्लाइसिंग पाथवे। स्प्लाइसिंग में मैंने अभी बताया था आपको कि एसएनआरएनए काम करता है। तो मैंने कहा था इट हेल्प्स इन द स्प्लाइसिंग। तो ये स्प्लाइसिंग का मतलब होता है एक ऐसा पाथवे जिसमें एंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा। और जब एंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं बेटा, देखिए इसमें एसएनआरएनए की हेल्प से ये सारे एंट्रॉन्स यहाँ से कट हो गए हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एमआरएनए। अब इसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, मतलब कि ये वो आरएनए है जिसका आगे चल के ट्रांसलेशन होना है। ऑलराइट, एक तो ये चीज है यूकेरियोट्स में। दूसरे यूकेरियोट्स में एक और चीज होती है। अब आरएनए जो होता है ना बेटा, अनस्टेबल है, बनता न्यूक्लियस के अंदर है, बट यूकेरियोट्स में बनते ही इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं साइटोप्लाज्म में। तो अनस्टेबल है, तो किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। ऑलराइट, तो इसको ताकि ये जल्दी किसी से रिएक्ट ना करे, इसलिए इसमें दो प्रोसेस और होती है जिसे कहते हैं कैपिंग और टेलिंग। तो कैपिंग का मतलब होता है बेटा, कैपिंग मतलब कैप। ठीक है, कैप हमेशा हम स्टार्ट वाली जगह पे बात करते हैं कैप की। जैसे बॉटल का ढक्कन है तो वो उसके टिप में होगा। सिमिलरली जब आरएनए की चेन बनती है, तो जहां से बन रही है 5' to 3' बनती है, तो 5' वाले पोर्शन में क्या करते हैं, एक मिथाइलेटेड ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपने जीटीपी तो पढ़ा है, जैसे एटीपी होता है वैसे जीटीपी भी होता है। और इस जीटीपी में कौन सा ग्रुप लगेगा बेटा? मिथाइल ग्रुप लग जाता है अगर CH3, तो हम इसे कहते हैं मिथाइलेटेड जीटीपी। तो सबसे पहले इसके 5' वाले एंड में एक मिथाइलेटेड जीटीपी ऐड हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिंग। एंड सिमिलरली वंस द कंप्लीट आरएनए चेन इज फॉर्म्ड, तो इसके एंड में मतलब 3' वाले पोर्शन में, सी हियर, जैसे ही ये बनते ही तुरंत इसमें क्या होगा, पॉली एडिनाइलेटेड चेन लग जाती है। एडिनाइलेटेड मतलब ए बेस पेयर वाली एक चेन लग जाती है। तो इसलिए इसको, क्योंकि ये एंड में लग रहा है, तो टेलिंग कहा। तो दैट इज द कैपिंग एंड टेलिंग। ऑलराइट, so this completes your transcription in both prokaryotes and eukaryotes, and that is all for today. Thank you.